Hello, my dear other explorers. This side your boy वाली मैम and I welcome you all on our Magics channel. तो फटाफट से सारे बच्चे आ जाओ क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 7। तो इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे, जो आपको पढ़ाया था, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख देना, मैं आपके डाउट का आंसर बिल्कुल कर दूंगी। और कुछ क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे उनका कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दिया था, तो वेरी अप्रिशिएबल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर आप एक बार मन में सोच लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर किसी इंसान में प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर किसी इंसान में थायराइड हार्मोन जो है थायरोक्सिन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनना, अगर अगर किसी इंसान में इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ऐसे दो हार्मोन्स के नाम बताओ जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं लेकिन बनते हाइपोथैलेमस में है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट्स में लिखना है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। लास्ट क्लास में हमने जो ग्लैंड्स की थी उसमें हमारी टेस्टिस और ओवरी वाला पार्ट बच चुका है, तो आज उस पार्ट को कंप्लीट करते हो, फिर हम मूव करेंगे ट्रांस वाले पार्ट पे बच्चे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सारे बच्चों, हेडिंग डाल लो टेस्टिस एंड ओवरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक है। वैसे आपको पता है ये कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसका काम है स्पर्म्स बनाना, बट इसके अलावा ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है। तो अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में तो ध्यान से सुनना। टेस्टिस ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 2 इन नंबर एंड दे आर सराउंडेड बाय अ सेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप नाम देते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रोटम और स्क्रोटम के अंदर ये हो गई टेस्टिस, एक है तो टेस्टिस, ठीक है। अब अगर मैं टेस्टिस को जूम करके दिखाऊं कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे जूम करके दिखाएंगे, हम इसको ऐसे काटेंगे तिरछा, इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसी दिखती है वो समझना। लेट्स मेक अ कट पीस स्ट्रक्चर ओवर हियर। आपको इसके अंदर क्या दिखेंगे बच्चे, बहुत सारे ट्यूब्स दिखेंगे। टेस्टिस के अंदर आपको बहुत सारे ट्यूब्स दिखते हैं, मैं बना रही हूँ यहाँ पे बस 2 ट्यूब्स, ठीक है। तो आपको ये ट्यूब्स दिखाई देंगे टेस्टिस के अंदर। इन ट्यूब्स का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लेकिन इन ट्यूब का नाम तुम्हें याद करने की अभी बिल्कुल नीड नहीं है। जब हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आएगा तब मैं थोड़ा और समझा दूंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म बनाने वाले सेल्स होते हैं, मतलब स्पर्म है, हैप्लॉइड है, मतलब उनके पास 23 क्रोमोसोम्स है, तो वो भी तो किसी डिविजन से ही बने होंगे ना। तो वो बने हैं डिप्लॉइड सेल से, मतलब जिनका 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और उन सेल्स को हम नाम देते हैं क्या, यहाँ पे होते हैं स्पर्म मदर सेल, मतलब स्पर्म बनाने वाले सेल्स। तो दोनों के दोनों जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके पास होती है ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये पूरा डिस्कशन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि तुम एट द एंड मुझे बताने जा रहे हो कि टेस्टिस एंडोक्राइन है कंप्लीटली या फिर ये हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इन दोनों सेल का नाम क्या बताया मैंने, स्पर्म मदर सेल, ठीक है, ये सेल्स हो गए। अब इनके बीच में अंदर की तरफ यहाँ से क्या बन जाएंगे हमारे छुटके छुटके से स्पर्म, इन स्पर्म सेल से हमारे बन जाएंगे स्पर्म, दीज आर स्पर्म्स, ठीक है। अब ये जो 2 ट्यूब्यूल्स है, ये जो 2 ट्यूब्स है, इन ट्यूब्यूल्स के बाहर पड़े होते हैं कुछ सेल्स, ऐसे यहाँ ट्यूब्यूल्स के बाहर, आउटसाइड ट्यूब्यूल्स। इन सेल्स का नाम होता है, बच्चे ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही वो सेल है जो आपका हार्मोन बनाएंगे। इन सेल्स को 2 नाम से जाना जाता है, दे आर नोन एज लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स, या फिर इनका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये लेडिक सेल, ऐसा समझ लो दोनों ट्यूब्यूल्स के बीच में से लेटे पड़े, तो लेटे पड़े लेडिक सेल्स है। अब इनसे जो हार्मोन बनेगा उस हार्मोन का नाम क्या है, ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। टेस्टोस्टेरोन है, सिंपल सी बात है, हार्मोन है, तो इट इज गोइंग टू परफॉर्म सम फंक्शंस। तो आप लोग पहले मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको इसके फंक्शंस पता है, कौन कौन से फंक्शन ही करता है,
किसी को पता है इसके फंक्शन? देखो ये मेल सेक्स हॉर्मोन्स है, तो मेल के अंदर के सारे जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जैसे कि बियर्ड का आना, माउस्टेच का आना, वॉइस की पिच में मॉड्यूलेशन होना, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होना, ये सारे के सारे कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है और इसका काम क्या हो जाएगा? कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। समझ में आ गया? तो दोबारा समझ लेते हैं। टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्यूब्स दिखेंगे। इन ट्यूब्स का मैं नाम लिख रही हूँ, लेकिन आप याद रखो कि इनको याद करना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्स है, इन ट्यूब्स का नाम मैंने क्या बताया था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनके अंदर होती है स्पर्म मदर सेल्स बनाती है स्पर्म, जो ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं। दो ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ सेल्स, इनको बोला जाता है लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। और मेल सेक्स हार्मोन होने के नाते ये क्या करता है? मेल्स के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद हमारा ये बताओ डिस्कशन, ये बताओ कि क्या टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड है? बताओ क्या लगता है? देखो, एक्चुअली में आपकी जो टेस्टिस है, इसका काम तो स्पर्म बनाना भी है, और वही स्पर्म बनाते बनाते ये टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज कर रही है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये क्या हो जाएगी? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जिनके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है ना? बताया था ना लास्ट क्लास में, जैसे पेनक्रियाज के बारे में बताया था। तो दिस इज ऑल्सो अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओवरी। ओवरी क्या होती है? फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहां पे फीमेल का गैमेट बनता है ओवम। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बताऊं आपको, तो यहाँ पर फीमेल्स में इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। है बड़ा ही बेकार बना है, दोबारा बनाओ। यहाँ से शुरू करते हैं। कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम नाम देते हैं यूट्रस। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। अब यहाँ पे बनेगी हमारी ओवरी, यहाँ ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर, ये हमारा ओवरी है। क्लियर? ठीक है, तब यहाँ पे होगा क्या बच्चे? जो ओवरी होती है उसके अंदर बनते हैं हमारे एग, जैसे कि मैंने आपको लास्ट अभी बताया था कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो उसके अंदर तो एग बनना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग बनते हैं, ये ठीक है, इनको आप नाम दे दो एग। असलियत इनकी कुछ और है, बट अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि ये बन रहे हैं एग। क्लियर है? अब एग्स को बनाते बनाते ही ओवरी दो हार्मोन्स रिलीज करती है। उन दो हार्मोन्स का नाम क्या है? एक का नाम है ईस्ट्रोजन, ठीक है, और एक हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन है। अब ये क्या करते हैं उनका समझना। ठीक है, दोनों मिला के लगभग सेम फंक्शंस करते हैं। जैसे कि ईस्ट्रोजन है, ये फीमेल्स में क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराना, वॉइस में चेंजेस करना, या फिर फेशियल हेयर में रिडक्शन होना, ये सारी चीजें आपका ईस्ट्रोजन कराता है। उसके अलावा आपका जो प्रोजेस्टेरोन है, इसको हम नाम देते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या होता है बच्चे, देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। अगर मैं इसको यूट्रस को थोड़ा अच्छे से बनाऊं, ठीक है, तो ये जो अंदर वाली लेयर होती है ना यूट्रस की, इसको काफी ज्यादा कुशन जैसा होना पड़ता है, ताकि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो। कुशन इन द सेंस यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो जाती है, बहुत सारा खाना पीना होता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। तो अगर बच्चा जो यहाँ पे बन रहा है, जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसको सराउंडिंग कंडीशन अच्छी मिलेंगी तो उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहलाया जाता है? बिकॉज इट हेल्प्स in providing suitable
suitable environment for the development of embryo फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। हमारे पास जो ओवरीज होती है, ओवरीज दो हार्मोन रिलीज कर रही है, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का काम क्या है? सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या क्या कंट्रोल करता है, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। ये प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहलाता है? क्योंकि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, दिस इज एक्चुअली इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस। यूटरस के इनर लाइनिंग को थोड़ा सा कुशन जैसा बनाता है, उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई कराता है और उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन डाल देता है ताकि बच्चे की डेवलपमेंट हो। तो इसलिए इसको कहा गया है प्रेगनेंसी हार्मोन। लेकिन ये दोनों हार्मोन मिलके भी कुछ करते हैं। बताओ जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ कि कौन क्या करते हैं, दोनों मिलके क्या करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन टुगेदर कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो यहां पे आप लिख लो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो आप फिर से वही रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गया सारे बच्चों को? बताओ एक बार, समझ में आ गया? टेस्टिस के टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन। मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन मेजरली ईस्ट्रोजन, वैसे आपका प्रोजेस्टेरोन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं एनिमल्स में। अब एक टॉपिक बचता है, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म या फिर होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो उसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ऐसा हो जाए, मान लो कि अगर अभी अभी मैंने बर्गर खाया, अब मैं दिन में 5 बार बर्गर खा रही हूँ, या फिर मैं दिन में 5 बार अगर मैं वो पी रही हूँ, नींबू पानी पी रही हूँ, तो मेरी बॉडी में शुगर का कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है ना, कोई भी चीज अगर टाइम मतलब अपनी वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत है, वैल्यू से कम हो जाए तो दिक्कत है। तो अगर किसी की बॉडी में शुगर का लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसे डायबिटीज हो जाएगा, हद से ज्यादा घट जाएगा तो फिर भी दिक्कत हो जाती है। तो एक नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए, एक ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हमारे हार्मोन्स काम करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है ताकि आपके पर्टिकुलर चीज की जो कंसंट्रेशन है वो ऑप्टिमम हो, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस में लिखवा देती हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। द प्रोसेस बाय विच hormones work together to make the concentration of particular substance reach optimum level। optimum मतलब होता है नॉर्मल लेवल। ठीक है, reach optimum level is called होम्योस्टेसिस, इसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस। तो अब एक बार इसको समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। मान लो ऐसा हो जाए, ये है हमारा ग्लूकोज का कुछ कंसंट्रेशन, ये हमारी नॉर्मल ग्लूकोज। ठीक है, दिस इज नॉर्मल नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कहां पे? ब्लड में। ठीक है, ये नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है। अब ऐसा हो जाए कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाए या बढ़ जाए, ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं, इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल। तो बताओ क्या होगा अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? इंक्रीज इन
ग्लूकोज लेवल। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उसका सिग्नल कहां जाएगा? पेनक्रियास के पास। पेनक्रियास क्या रिलीज करेगी बच्चे? ग्लूकागॉन करेगी या फिर इंसुलिन रिलीज करेगी? क्या लगता है क्या रिलीज होगा? बताओ बताओ, क्या रिलीज होगा? क्या रिलीज होगा? क्या रिलीज होगा? ये धर गया, ये धर गया। पेनक्रियास ने सेंस किया, पेनक्रियास पेनक्रियास विल रिलीज क्या? अगर लाइव क्लास होती तो तुम्हारी चैट्स में पढ़ के अभी बता देती गलत बोल रहे सही बोल रहे, बट इट्स रिकॉर्डेड, बट कोई बात नहीं है। क्या रिलीज हो जाएगा? इंसुलिन। ठीक है, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन क्या करती है? इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में, यही होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। और अगर ऐसा हो गया तो आपका ग्लूकोज का लेवल तो ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, वापस से नॉर्मल कंडीशन पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन, और ऐसा करने के साथ ही आपकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो रिस्टोर हो जाएगी, वापस आप नॉर्मल कंडीशन में पहुंच गए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कम होते 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 बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, मतलब अब अगली कंडीशन है कि आपका ग्लूकोज का लेवल इससे भी ज्यादा गिर गया, तो क्या होगा? नाउ डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल, देयर इज अ डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल। अब डिक्रीज हो गया तो फिर से पेनक्रियास सिग्नल सेंस करेगी। अब पेनक्रियास क्या रिलीज करेगी? क्या लगता है? अगेन पेनक्रियास विल सेंस द सिग्नल। तो पेनक्रियास क्या रिलीज करेगी बच्चे? बताओ। दिस टाइम पेनक्रियास विल रिलीज ऊपर का दूसरा कलर था, छोड़ो, तब तक तुम लोग मुझे आंसर बता दो। पेनक्रियास क्या रिलीज करेगी? पेनक्रियास विल रिलीज ग्लाइकोजन या ग्लूकागॉन। ये दो टर्म्स है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। याद रखना, एक है आपका स्टोरेज और एक है आपका हार्मोन। तो यहाँ पे हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागॉन। ठीक है। अब ग्लूकागॉन के रिलीज होने से क्या होगा? ये ग्लूकागॉन रिलीज हो गया। ग्लूकागॉन के रिलीज होने से क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा? वापस से आपका ग्लूकोज बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन विल कन्वर्ट इनटू, इसको थोड़ा सा नीचे करो। अरे हरे हरे हरे, ये तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, एरो बना देती हूँ। ग्लाइकोजन विल कन्वर्ट टू ग्लूकोज, और जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इस तरीके से हुआ। तो ये है पूरा एक फीडबैक मैकेनिज्म कह लो या फिर होम्योस्टेसिस कह लो। तो जब भी होम्योस्टेसिस आए, डेफिनेशन आपको दिमाग में आया ना आए, लेकिन ये ग्लूकोज का चार्ट बना लेना बच्चे, बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या हो रहा है? आपकी ग्लूकोज की एक नॉर्मल कंसेंट्रेशन है। जब आपका अमाउंट उस कंसेंट्रेशन को एक्सीड कर रहा है तो आपके दिमाग वहां से पेनक्रियास से क्या निकलेगा? इंसुलिन, जो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, तो आपका ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप डाउन कर जाएगा। जब हद से ज्यादा ड्रॉप डाउन कर जा रहा है तो पेनक्रियास अब रिलीज करेंगी ग्लूकागॉन, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। फिर वही है, नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन हद से ज्यादा बढ़ गया तो वही इंसुलिन। तो इंसुलिन ग्लूकागॉन, ये दोनों इनकी कहानी है। ठीक है, कोई डाउट है तो बता देना बच्चे कमेंट्स में, मैं रिप्लाई कर दूंगी। रिकॉर्डेड है, अदरवाइज लाइव में तो तुम्हारा मैं ऐसे ऐसे, तुम्हें पता है कितने मिनटों में तुम्हारे डाउट्स को वो करती हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं है। अब हमारा ना ये जो पूरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम वो फिनिश हो गया है। एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? कमेंट्स में तुम लोग आंसर देना, अदरवाइज अगली क्लास में तो मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। ये दो सिस्टम तुमने अभी तक पढ़े हैं, दो सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो ना इसके बीच में से डाउट वो पूछा जाता है, पॉइंट्स पूछे जाते हैं इनके डिफरेंसेस के। ये तो टेढ़ी हो गई लाइन। डिफरेंस पूछे जाते हैं इनके बीच में, तो तुम लोगों को, सब बच्चों को डिफरेंसेस लिखने हैं। अगर 5-6 बच्चों ने भी डिफरेंस लिखे तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, और हर कोई अपने अपने पॉइंट्स लिखेगा। तो तुम्हें कमेंट्स में डिफरेंस लिखने हैं बच्चे। समझ में आई बात?
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। तो ये तुम्हें लिखना है कमेंट्स में आंसर, आंसर इन कमेंट्स, आंसर इन कमेंट्स। इसके बाद ऐसा नहीं है कि बस तुम आंसर देख खत्म हो जाएगा, विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो मैंने ये तुम्हें होमवर्क क्यों दिया, क्योंकि तुमने इतना टाइम से ये चैप्टर पढ़ा, 7th लेक्चर पे हम रीच कर चुके हैं, तो हमने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों अच्छे से पढ़ लिए। तो अब तक तुम लोग कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो कर पाओगे ना। अगर तुमने 5 मिनट भी बैठ के सोचा तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में 5 पॉइंट आ जाएंगे, तो वो 5 पॉइंट तुम्हें लिखने हैं कॉमेंट्स में। अगली क्लास जब लाइव क्लास होगी वहां पे हम उस चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख दो, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्लांट्स के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, control and coordination in plants. Control and coordination plants. अब देखो, प्लांट्स की बॉडी हमसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। प्लांट्स की बॉडी में हमारी तरह नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनकी बॉडी पूरा पूरा हार्मोनल सिस्टम पे ही सारा का सारा काम करती है। तो आपको प्लांट्स में जब भी पढ़ना होगा तो आपको प्लांट्स में हार्मोनल सिस्टम पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें पढ़नी है प्लांट्स में, एक उनका हार्मोनल सिस्टम और दूसरा पढ़ना है उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं। ये दोनों चीजें आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे प्लांट के हार्मोन्स, जिनको हम शॉर्ट भाषा में बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मतलब प्लांट एंड हार्मोन्स मतलब तो तुम्हें पता ही है, तो ये हो जाएगा फाइटो, फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन। एक तो ये बोर्ड ना इतने हैंग करता है, प्लांट हार्मोन्स। अब सुनो, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स है, वो क्या करते थे, या तो किसी चीज को बढ़ाते थे या फिर किसी चीज को घटाते थे। तो सेम चीज प्लांट्स के साथ होती है। प्लांट या तो किसी हाइट को बढ़ा सकते हैं या फिर प्लांट किसी की भी हाइट को घटा सकते हैं। मतलब ग्रोथ ओवरऑल अगर बात करें तो ग्रोथ प्रमोट भी कर सकते हैं, ग्रोथ इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो प्लांट की बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 2 कैटेगरीज। आप उनको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो ये इनकी 2 कैटेगरीज है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी विल बी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। चलो, अब मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए रुक गई। तुम लोग मुझे बताओ, मन में सोच के बताओ कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो दोनों कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं। किसी को आंसर बताए, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कौन सा है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है? देखो क्या क्या है आपकी, एक तो ऑक्सिन, एक जिबरेलिन और एक सी, AGC। ए है आपका ऑक्सिन, जी है आपका जिबरेलिन, या फिर इसी को आप लिखते हो जिबरेलिक एसिड, जिबरेलिक एसिड। ठीक है, और सी से बचता है आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर साइटोकाइनिन। अगर मैं बात करूं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन की, तो यहाँ पे 2 हार्मोन्स है, एक ए से है और एक के से है आपका ई से। तो ए वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं ABA। क्लियर? और ये जो ई है, ये है आपका इथाइलिन,
इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इकलौता गैशियस हार्मोन है। दिस इज गैशियस, गैशियस हार्मोन, गैशियस हार्मोन। ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इथाइलिन तो एक प्रमोटिंग हार्मोन है, प्रमोट करता है सारी चीजों को। तो अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड 11th क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो इथाइलिन हमारा बेसिकली कैसा हार्मोन है जो दोनों कैटेगरीज में जा सकता है। ये फ्रूट राइपनिंग कराता है, फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है, दैट इज नो डाउट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका, लेकिन इसके नेगेटिव रोल भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। Ethylene belongs to both the categories. Ethylene belong to both categories. प्रमोटिंग भी है और इनहिबिटिंग भी है। ठीक है, तो एक बार आपको ये पहले टेबल क्लियर होनी चाहिए, टेबल क्लियर होनी चाहिए। अब हमें एक एक करके एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन की थोड़ी सी डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी डिस्कवरी के चलते हमें फोटोट्रोपिज्म फिनोमेना भी समझ में आता है और यहाँ से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रखे हैं। तो ये मत समझना कि क्या हो रहा है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हार्मोन दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन, ऑक्सिन, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सिन फर्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। बट इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा कोई भी, लेकिन तुम्हें समझना है कि क्या कर रहे थे। ये लोग ऐसे गार्डन में बैठे थे और ये एक कैनरी ग्रास के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इनको क्या मिला, इनके एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, मान लो ये लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे है कैनरी ग्रास, ये है कैनरी ग्रास, दिस इज अ कैनरी ग्रास। ठीक, ये कैनरी ग्रास है। अब यहाँ पे हुआ क्या, कैनरी ग्रास की जो स्टेम की टिप है, इस स्टेम की टिप, इस टिप को कहा जाता है कॉलियोप्टाइल। टिप इज कॉल्ड एज, टिप इज कॉल्ड एज कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइलम। ठीक है, स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट अगेन तुम कंफ्यूज हो जाओ, मैं इसको ढंग से लिख ही देती हूँ। दिस इज एक्चुअली कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल। अब मैंने टिप के बारे में क्यों बताया, क्योंकि टिप है ना, टिप में प्रोड्यूस होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन, टिप के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन कहाँ हो जाएगी, टिप्स पे, यानी कि कॉलियोप्टाइल्स पे। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, एक डायरेक्शन से यहाँ पे लाइट डाल दी, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डाल दी लाइट। ठीक, तो जब आप लाइट डालोगे किसी भी चीज में तो वो दो जोन्स में डिवाइड हो जाएगी, दो जोन्स में डिवाइड हो जाएगी। ये वाला है लाइट एक्सपोजिंग जोन यानी कि लाइट जोन, और जहां पे डायरेक्ट नहीं गई है लाइट वो जाएगा डार्क जोन। अब इसको आप ऐसे इमेजिन करो जैसे मैं अभी फोन नहीं लाई, ये आपका एक ट्यूब है, आपने यहाँ से फ्लैश लाइट डाली, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे तो लाइट दिखेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन तो डार्क में रह गया ना। तो इसलिए इसने क्या किया, इसको दो जोन्स में डिवाइड कर दिया। वो दो जोन्स क्या थे, एक ये वाला हो गया लाइट जोन, और ये वाला जो है ये हो गया डार्क जोन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो टिप्स पे प्रोड्यूस हो गया। अब ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जहां भी जाता है वहां के सेल्स को लंबा कर देता है, ऑक्सीजन का काम है सेल एनलार्जमेंट। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, लाइट वाले जोन में नहीं जाएगा, ऑक्सीजन जाता है डार्क वाले जोन में। तो लाइट के जाने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखना, अब तुम्हें समझ में आएगा क्या होगा। ये अगेन वही, इसके ऊपर एक ग्रास, दिस ग्रास विल बेंड। अब मैंने इसको इतना थोड़ा सा ब्रॉड करके क्यों दिखाया, उसका भी एक रीजन है, ये ऐसे बेंड कर जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाए थे दो जोन्स, हमने यहाँ पे बनाए थे दो जोन्स। ठीक, ऑक्सिन बना था ऊपर, लेट्स मेक इट विद दिस कलर नाउ। ये क्या बना था हमारा ऑक्सिन, ऑक्सिन किस वाले जोन में जाएगा, लाइट जोन या डार्क जोन, ये था लाइट जोन, लाइट जोन, और ये क्या था, डार्क जोन, डार्क जोन। तो यहां पे भी सेल्स होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बनाती हूँ ऑरेंज ब्लू कलर से सेल,
यहाँ पे सेल्स होंगे, 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 यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन किधर की तरफ जा रहा है बच्चे? ऑक्सीजन जा रहा है डार्क जोन में, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है डार्क जोन में, और मैंने तुम्हें बताया ऑक्सीजन जहां भी जाएगा वहां के सेल्स को एनलार्ज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ सब ठीक है, यहाँ के जो सेल्स हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे। लेट्स मेक इट विद द पिंक कलर नाउ। तो यहाँ के सेल्स हो गए लंबे, एनलार्ज्ड सेल्स, इस तरीके से। अब सिंपल सी बात है, यहाँ के सेल छोटे रह गए, यहाँ के सेल लंबे हो गए, तो वो अपने आप ही ऐसे लद जाएंगे ना, बेंडिंग हो जाएगी ना। तो इसीलिए ये एक प्रोसेस हमें यहाँ से निकल के आया, दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग इन डार्क zone plus causing cell elongation। सेल इलोंगेशन यहाँ पे आपकी हो चुकी है, ठीक है। सेल एनलार्ज हो गए हैं जिसकी वजह से बैंडिंग हो गई है। तो ऑक्सीजन का काम क्या हो जाता है, सेल एनलार्जमेंट कराना, और क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ से लाइट जा रही थी, लाइट की तरफ बेंडिंग हुई है, इसी को कहा गया है फोटोट्रॉपिज्म। तो दिस इज एक्चुअली फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटोन। ट्रॉपिज्म मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। ट्रॉपिज्म मतलब होता है किसी भी स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूवमेंट करना, और यहाँ पे किसकी तरफ में हो रहा है, ये लाइट की प्रेजेंस में। तो फोटोन वर्ड आता है लाइट से, ट्रॉपिज्म वर्ड आता है मूवमेंट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ ग्रास टिप टूवर्ड्स sunlight because of cell enlargement in dark zone due to the diffusion of oxygen। फाइनली हमें ऑक्सीजन का काम समझ में आ गया, ऑक्सीजन का काम समझ में आ गया, ऑक्सीजन समझ में आ गया कि ऑक्सीजन बनता कहाँ है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या समझ में आया, आप जब कैनरी ग्रास थी, जिन भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने कैनरी ग्रास ली, यहाँ से लाइट डाली तो आगे वाला जोन जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो लाइट जोन हो गया, जहाँ पे अंधेरा रह गया वो डार्क जोन हो गया। टिप पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज करेगा, डार्क जोन में। तो मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ, ये डार्क जोन में जाएगा, ना कि लाइट जोन में जाएगा, ठीक। जहां जाएगा वहां के सेल्स को एनलार्ज करेगा। तो यहाँ पे हम हार्मोन बना भी देते हैं कि देखो हार्मोन नीचे जा भी रहा है, ये ऑक्सीजन हार्मोन है, यहाँ पे डिफ्यूज हुआ और यहाँ पे जाते इसने क्या कर दिया, सेल्स का एनलार्जमेंट कर दिया। तो लाइट जोन के सेल हो गए छोटे, डार्क जोन के सेल हो गए बड़े बड़े, तो ये लग जाएगा इस तरफ, तो लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आया ऑक्सीजन कहाँ मूव करता है, लाइट से दूर, मतलब कि डार्क वाले जोन में। क्लियर। तो ऑक्सीजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट टिप एंड हेल्प इन सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, लास्ट का ओएन बहुत गंदा बना है, इलोंगेशन, ठीक है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन फोटोट्रॉपिज्म, हेल्प्स इन फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या हो गया, लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट। अब यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी में तो एक दो पॉइंट देके खत्म कर रखा है, लेकिन तुम्हें अगर मैं इतने सारे पॉइंट लिख पा रही हूँ तो 2 पॉइंट रिटेन करना इज नॉट अ बिग डील, तो आप कोई भी 2-3 पॉइंट्स को अच्छे से रिटेन कर सकते हो। फोटोट्रॉपिज्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करता है ये, इसमें एक कैटेगरी है 2,4-D। एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का, जो साइंटिस्ट वगैरह ने बनाया है, वो एक वीडिसाइड की तरह काम आता है, मतलब वीड्स को किल करने में हेल्प करता है। तो आपको उसका नाम भी थोड़ा सा लिख लेना है, 2,4
4-D, 2,4-D, ठीक है। इट इज एन artificial VD site used to kill weeds, ठीक है। यूज्ड आर्टिफिशियल, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो तो ज्यादा सही वर्ड रहेगा, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि ऑक्सीजन है, ये नकली ऑक्सीजन है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ठीक है, ताकि तुम याद रखो। तो इट इज यूज्ड एज वीडी साइट, और वीडी साइट्स क्या होते हैं, जो वीड्स को किल करते हैं, ठीक है। यूज्ड टू किल वीड्स, ये बात समझ में आ गई। अब इसका और क्या होता है, एक मेथड होता है, अगर आपने कभी सुना हो, रिप्रोडक्शन में हम दोबारा से पढ़ेंगे, स्टेम कटिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये स्टेम है, इसमें बीच बीच में नोट्स होते हैं, 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर में पढ़ते हैं हम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तब पता चलता है। जैसे कि अगर गन्ना है तो गन्ने में आप देखते हैं ना बीच में रिंग्स होती है, और फिर ये लंबा लंबा जोन होता है, तो रिंग वाला जोन है नोड, और दो नोड्स के बीच का रीजन है इंटरनोड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नोड वाले एरिया में बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तो वहां पे उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना बहुत आसान है। तो मान लो आपने क्या किया हुआ है, किसी स्टेम को काट के आपने ग्रो किया। अब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट में केवल स्टेम होगी, शूट होगी, रूट्स होगी नहीं, रूट्स डालना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी स्टेम कटिंग मेथड में रूट्स ग्रो करनी है तो आप ऑक्सीजन डाल के वो कर सकते हो, तो आपके स्टेम कटिंग में रूट्स भी आने लग जाएंगी। तो इसका फोर्थ फंक्शन क्या हो जाएगा, formation of roots in stem cutting। और अब इसका एक बहुत ज्यादा मजेदार इसका एक फंक्शन होता है, जैसे मान लो टमाटर खाते हैं हम लोग, किसी किसी को टमाटर के बीज नहीं पसंद, जैसे कि मुझे भी नहीं पसंद, तो आप बिना बीज वाला टमाटर भी बना सकते हो, बिना बीज वाले बनाना बना सकते हो। तो ये जो मेथड होता है बिना सीड्स के फ्रूट्स को बनाना, इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो आप ऑक्सीजन की हेल्प से पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हो टोमेटोज में, ठीक है। तो इसका एक फंक्शन हो गया इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ये वर्ड कैसे आया है ये समझो। पार्थिनोकार्पी में ये वाला वर्ड दिख रहे हो कार्पी, ये कार्पल से आया, कार्पल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसका मतलब सीडलेस फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स का फॉर्मेशन करने में भी ऑक्सीजन हेल्प करता है। और ऐसे ही एक फ्रूट का एग्जांपल आप लिख लो, पार्थिनोकार्पिक टोमेटो, पार्थिनोकार्पिक टोमेटो, ठीक है, बिना बीज वाले टमाटर। तो ये आपके कितने एग्जाम्पल, कितने फंक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 फंक्शन हो गए। 5 में से अगर आपको 2 या 3 भी रिटेन होंगे तो भी आपका मार्क्स नहीं कटना, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अब हमें इसके बाद के भी हार्मोन्स पढ़ने हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, जब हमारा लाइव सेशन होगा, तुम लोग मेरे से कम्युनिकेट करोगे, तब बातचीत करते हुए पढ़ेंगे उस चैप्टर को। लेकिन अभी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। मेरा काम है तुम्हारे डाउट्स को रेक्टिफाई करना, क्लियर करना। तो चाहे रिकॉर्डेड सेशन हो, चाहे आपका लाइव सेशन हो, आपके डाउट्स तो क्लियर होने चाहिए। तो आपके मन में जो भी डाउट आए आप कमेंट्स में लिख दो, और स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर भी कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। तो अगली क्लास में बता दूंगी किसका आंसर सही था। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। आपको वो भी करना है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम का डिफरेंस, वो तो जरूर लिखना। हर बच्चा यहाँ पे वीडियो पे आएगा, एक एक पॉइंट लिख के जाएगा, हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम में डिफरेंस, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ याद कर लेना, क्योंकि अगली लाइव क्लास में मैं तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम से और हार्मोनल सिस्टम से, तो उनका सही आंसर तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। बाकी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन टू यू, और बायो वाली मैम हमेशा तुम्हारे डाउट्स को सुनने के लिए तुम्हारा वेलकम करती है। तो बस यही कहना था, अपना ख्याल रखना, एंजॉय करते हुए पढ़ना, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।